कल जो है चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद में अब अपन चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। केप दे दो, न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में अपन चैप्टर नेक्स्ट चालू करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो है वो करा रहा हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट जो है ना भाई, एक बार ऑफलाइन क्लास चालू होगी ना तब करा देंगे, है ना, क्योंकि वो तभी समझ में आएंगे जब तुम सामने रहोगे। एक ही न्यूमेरिकल में है, पेज नंबर 302, 302 पर आ जाओ। एक ही आकृति की, ये आकृति गलत है भाई, छपा हुआ आवृत्ति है। एक ही आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 2:1 में है, तो इनके अधिकतम और न्यूनतम आयाम और तीव्रताएं ज्ञात कीजिए। आयाम का अनुपात दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 A1/A2 बराबर 2/1 है। एक तो A मैक्सिमम ज्ञात करना है और एक A मिनिमम, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करो। ये सूत्र होता है A1 + A2, ये होता है A1 - A2। एक काम करें, ऊपर से A2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा A1/A2 + 1 बटे फिर A2 कॉमन ले लिया तो A1/A2 - 1, ये इससे कैंसिल हो गया। ये 2 के बराबर है ही, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 2 + 1/2 - 1 बराबर है 3/1 हो गया इसका मान। राकेश जी क्लियर नहीं आ रहा है? अभी भी क्लियर नहीं? अब हो गया, अब तो हो गया भाई क्लियर। विवेक, विकास क्या है? हाँ, तो ये आ गया A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, 3/1 के बराबर। अब अपन जानते हैं तीव्रता, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो ये लिखेंगे, एम भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। तो ए मैक्सिमम अपॉन क्या हो जाएगा, ए मिनिमम का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम, इसका होल स्क्वायर, 3/1 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया 9/1। तो अनुपात 9:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं अपन। किसी व्यतिकरण के प्रयोग में I और 4I तीव्रता के दो स्रोतों का उपयोग किया गया है। तो तीव्रताएं दो हैं, I1 का मान तो है I, I2 का मान है 4I। अब ये कह रहे हैं कि यदि तो उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात करो जहां पर एक बार तो कलांतर 0 ले लेना है, एक बार कलांतर π/2 लेना है और तीसरी बार कलांतर किसके बराबर लेना है, पाई के बराबर लेना है। तो पहले तो कलांतर 0, फिर π/2 ले लेंगे और फिर पाई लेंगे। तो पहले तो अपने पास फाई बराबर 0, ये फर्स्ट हो गया अपने पास। I डैश मान लेते हैं अपन, सूत्र बोलो, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट, cos फाई का मान, ठीक है ना। cos 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो cos 0 का मान हो गया 1, इनके मान रख दो, तो ये रख दिया तो I आ गया, ये 4I आ गया, प्लस I इंटू क्या आएगा 4I, cos 0 का मान 1 हो ही गया, ये 5I के बराबर हो गया, 4I का रूट 4I² हो गया, इसका रूट 2I हो जाएगा, तो प्लस 2 × 2I हो जाएगा। ये 9I हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर किसके बराबर आ गया, 9I के बराबर आ गया अपने पास। आगे अपन चलते हैं, एक बार कलांतर है, फाई बराबर कितना लेना है अपने को, π/2। तो I डैश बराबर I1 + I2 2√I1 I2 एंड cos π/2। cos π/2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये पद 0, तो I डैश बराबर I + 4I बराबर क्या हो जाएगा, 5I। तीसरा चलो, फाई का मान किसके बराबर होगा, पाई लेने पर। तो I डैश बराबर I + 4I, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, प्लस बोलो 2√I
इंटू 4i एंड कोस पाई। कोस पाई का मान -1 होता है अपने पास। ये तो 5i हो गया यहाँ से, ये 5i हो गया, माइनस ये 4i हो जाएगा। इस समय सूत्र अपने पास आंसर कितना आ गया, i के बराबर आ जाता है। तो ये तीनों आ गए। आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए पर्दे पर 1 मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं। भाई दो छिद्रों के मध्य की दूरी मतलब स्मॉल डी ज्ञात करना है। पर्दे की दूरी 1 मीटर है, फ्रिंज चौड़ाई जो है वो बीटा 1 मिलीमीटर दे रखी है अपने को, तो 10⁻³ मीटर के बराबर दे रखी है अपने को। आगे इसमें एक और लिखा है, जबकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्बडा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो अब अपन चलें इसमें, बीटा का सूत्र बोलो, लैम्बडा डी अपॉन डी। तो लैम्बडा बराबर बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। 10 क्या स्मॉल डी का मान ज्ञात करना है। स्मॉल डी का मान ये आ गया, स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन बीटा। 5000 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻7, ये मैंने मीटर में बदल दिया भाई, अपॉन 10⁻⁻3। आंसर आएगा 5 गुना 10⁻⁻4 मीटर। मिलीमीटर में अगर लेते हो तो 0.5 मिलीमीटर के बराबर हो जाता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चलो जी भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा है, 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 22 गुना 10⁻⁻5 सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबोत आपतित है। देखो मैं एक चीज बता देता हूं भाई, कई न्यूमेरिकल में अपने को ये पता नहीं चलता है कि व्यतिकरण वाला है या विवर्तन वाला है। तो जहां कहीं भी दो छिद्र आ जाए वो तो व्यतिकरण है, यंग का प्रयोग है, और जहां कहीं भी एकल छिद्र, एकल झिरी वगैरह लिखा आ जाए वो विवर्तन है। तो सूत्र उसी हिसाब से लगाने हैं अपने को। लैम्बडा का मान है 5500 एंगस्ट्रॉम है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम हो गया, 55 गुना 10⁻⁻7 मीटर हो गया। आगे अपन लिखते हैं इसमें, ये प्रकाश 22 गुना 10⁻⁻5 सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर आपतित है भाई। तो छिद्र की चौड़ाई है 22 गुना 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, तो 22 गुना 10⁻⁻7 मीटर हो गया। इस पर यह आपतित हो रहा है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्टों की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तो निम्निष्टों की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है, पहले दो। तो निम्निष्टों की कोणीय चौड़ाई का सूत्र n लैम्बडा अपॉन a। फर्स्ट ले लेते हैं, n का मान 1 ले लो, θ1 बराबर क्या आएगा, लैम्बडा अपॉन a। लैम्बडा का मान 55 गुणा 10⁻⁻7, a का मान 22 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया, 5/2 आ जाएगा। θ1 बराबर 5/2। 5500 है ना, सॉरी 8 है ना, 6 आएगा भाई यहाँ पर, ये 6 आएगा।
तो ये 0.5 आ गया, तो 0.25 रेडियन आएगा ये। आगे अपन चलते हैं n बराबर 2 पर, थीटा 2 आएगा, 2 लैम्बडा अपॉन a बराबर 2 थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा 1 हो गया, तो थीटा 2 बराबर 2 इंटू 0.25 रेडियन में आएगा, तो 0.5 रेडियन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 5वां। 5वें में लिखा है भाई, दो पोलेराइड इस प्रकार से रखे हैं कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। यदि एक पोलेराइड को एक बार तो 30 पर घुमा दो, एक बार 90 पर घुमा दो, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की कितनी रह जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट है थीटा बराबर 30 डिग्री पर घुमा दें अपन, आई बराबर सूत्र बोलो, I0 कोस स्क्वायर 30, तो I0 जो होता है I मैक्सिमम के बराबर होता है। अब अपन चलें, कोस 30 का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के 100 रूट में 3/2 के बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/4 I मैक्सिमम हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, I बराबर I मैक्सिमम बराबर 3/4, परसेंटेज में गुणा करना है, कितना परसेंट हो जाएगा, 75% हो जाएगा। आगे है परसेंट पूछा नहीं है, 90 पर घुमा दें तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो आसान है, थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री पर, बोलो भाई, I बराबर I0 कोस स्क्वायर 90, कोस 90 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें लिखा है कि जब सूर्य क्षितिज से 37 डिग्री के कोण पर होता है तो पानी की सतह से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यूं है भाई, ये पानी है, तो सूर्य क्षितिज से, ये क्षितिज हो गया, क्षितिज से 37 डिग्री के कोण पर है, कितने डिग्री के कोण पर है, 37 डिग्री के कोण पर है, ये सूर्य हो गया, ठीक है ना। तो यहां से अब निर्गत प्रकाश की किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, ये कोण आईपी, ये कोण भी क्या होगा, आईपी। आईपी किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 37 कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 53 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब अपने पास सूत्र बोलो, n बराबर 10 आईपी, तो n बराबर 10 53 का मान 4/3 होता है भाई, तो 1.33 इसका आंसर है। आगे चलते हैं 7वां, दो ध्रुवक प्लेटों के ध्रुवण की दिशाएं समांतर है जिनमें से निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक प्लेट को दूसरे के सापेक्ष कितना घुमाया जाए कि तीव्रता जो है वो 1/4 रह जाए। तीव्रता 1/4 रखनी है अपने को, तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले I बराबर I0 बटे क्या दे रखा है अपने को, 4 दे रखा है। अब I का सूत्र बोलो, I0 कोस स्क्वायर थीटा, I0 बटे 4 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कोस थीटा बराबर 1/2 आ गया, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/2। आप जानते ही हो कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर। स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल खत्म, पार्ट देखेंगे बाकी। एक ही बात होती है 0.5 और 0.50, 0.5 भी एक ही बात, क्योंकि उसके बाद में कितने जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए। हाँ तो उससे कर लो, रखो उसका मान 10 पे घात -10 रख लो उसको, 10 पे घात -10 रखोगे तो अच्छा, तो 8 आएगा क्या ये 8 आएगा। किया तो सही है अपन ने काम, तो ये लो पूरा गणना तो सही है। चलो जी भाई,
हाँ भाई चैप्टर क्लोज। अब पार्ट चालू कर देते हैं अपने लेसन नंबर 14। ठीक है, परमाणु। परमाणु नाम है या परमाणु भौतिकी नाम है, एक ही बात है अपने पास। तो मैंने इसके पीडीएफ जो है ना वो आज सुबह ही सेंड कर दिया था, तो नोट्स वगैरह बना लेना। और वैसे जो है ना 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ पार्ट है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी देखते हैं अपन जो भी रहेगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल। हाँ जी भाई, परमाणु के बारे में सबसे पुराना मॉडल जो है वो थॉमसन का मॉडल है। थॉमसन ने अपने पास एक तो E/m का मान ज्ञात किया था भाई, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। E/m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात उन्होंने ज्ञात कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने परमाणु के बारे में पहले अवधारणा दी थी। शुरू में अवधारणा ये दी गई थी, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला माना था भाई इन्होंने। क्या माना था इसको? 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला माना गया था। यही इस परमाणु मॉडल की कमी है, क्योंकि परमाणु जो होता है ना वो ठोस गोला नहीं होता है, परमाणु खोखला रहता है, खाली पड़ा हुआ रहता है। तो ये सबसे बड़ी कमी भी आ गई थी अपने पास। तो थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें ऋणावेश का वितरण तरबूज के बीजों की भांति इधर उधर होता है। मतलब इधर उधर बिखरा हुआ रहता है या यादृच्छिक रूप से बिखरा हुआ रहता है। एक चीज और बता देता हूँ, थॉमसन ने यह भी बताया कि जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। ऋणावेश और धनावेश का मान बराबर होता है। ऋणावेश और धनावेश बराबर होगा तो परमाणु मूल रूप में क्या हो जाएगा भाई? उदासीन। तो परमाणु पर कुल आवेश जो है वो किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर होता है। आगे अपन चलते हैं। इस मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं भाई। कौन सा मॉडल कहा जाता है? ये प्लम पुडिंग मॉडल, या तरबूज का मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल होता है ये, वाटरमेलन मॉडल। देखो भाई, प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो यूं है। प्लम पुडिंग जो है अपने पास है वो फ्रूट्स को खाने की एक तरीका होता है या डिश होती है। उसमें क्या होता है कि अपने पास दो टाइप के जैसे फ्रूट ले लिए, मान लो केले के टुकड़े कर दिए और उसके बीच बीच में काले अंगूर डाल दिए, तो ये प्लम पुडिंग बोलते हैं इसको। अब परमाणु में प्लम पुडिंग मॉडल कैसे हुआ? केले के टुकड़े हैं वो तो धनावेश हो गया, और काले अंगूर डाले हैं वो क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल ऐसे कहा जाता है। अपने यहाँ पर भारत के हिसाब से देखो तो तरबूज का मॉडल मान लो या वाटरमेलन मॉडल मान लो। तरबूज का मॉडल कैसे मानेंगे? तरबूज में जो लाल भाग है वो तो धनावेश हो जाएगा, और उसके बीज जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। या फिर अपने पास और भी अगर देखा जाए तो और सरल मॉडल देसी तरीके से माना जाता है, तो फिर देसी तरीके से इसको मान सकते हैं कि मोतीचूर के लड्डू का मॉडल मान सकते हैं। जैसे मोतीचूर के लड्डू जो होते हैं पीले रंग के होते हैं, अब उसमें इलायची के दाने डाल दिए तो जो पीला रंग है वो तो धनावेश हो जाएगा, और इलायची के दाने जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऋणावेश हो जाता है। ये है
फिर आगे चलते हैं। थॉमसन के मॉडल में बहुत सारी कमियां रही, इसलिए इसको नकार दिया गया। वो इसलिए कि एक तो ठोस मान लिया था, जबकि ऐसा होना संभव है नहीं है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सुंदर सा। आगे बढ़ेंगे फिर। चलो जी। हाँ भाई, नेक्स्ट चलते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखो जी भाई, चलो जी भाई, सबसे पहले तो अपन चलते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण का एक प्रकीर्णन प्रयोग किया था। पहले तो ये बता देता हूं कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक होते हैं भाई। क्या होते हैं अल्फा कण? हीलियम का नाभिक। अब He42 का नाभिक देखो भाई, नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं केवल अपने पास, ठीक है ना। नाभिक शब्द आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं अपने पास। तो हीलियम का नाभिक है, हीलियम के नाभिक में दो तो प्रोटॉन हो गए और दो ही क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे। कारण ये द्रव्यमान संख्या है और ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। जो नीचे वाला परमाणु क्रमांक है वो तो प्रोटॉन की संख्या को शो करता है, और द्रव्यमान संख्या किसको दर्शाती है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को दर्शाती है। तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो गई? 4 के बराबर। 4 में से 2 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो गई? 2 के बराबर। जैसे मान लो एक उदाहरण और बता देता हूं। सोडियम है 11 और 23, तो इसके नाभिक में क्या क्या पाए जाएंगे? 11 तो प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें 11 तो प्रोटॉन होंगे और 12 क्या हो जाएंगे? इसमें न्यूट्रॉन हो जाते हैं। अब अपन चलते हैं, न्यूट्रॉन पर तो आवेश किसके बराबर होता है भाई? 0 के बराबर, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। इतनी जानकारी तो 9वीं 10वीं में भी आ जाती है। आवेश केवल किस पर होता है? प्रोटॉन पर। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। बस अंतर इतना है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। तो जैसे अब
इसमें तो कोई आवेश ही नहीं है, तो आवेश केवल प्रोटॉन पर बचा, तो 2 है ये, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो कितना आवेश हो गया हीलियम के नाभिक में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। तो अल्फा कण पर आवेश किसके बराबर हो गया, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब आपको एक सीधा तरीका बता देता हूं, ये Z जो है परमाणु क्रमांक है, तो Z का मान कितना है इसके लिए 2, तो किसी भी नाभिक पर कितना आवेश है उसका सूत्र ये रह जाएगा, किसी भी नाभिक पर आवेश, ये सूत्र है भाई इसका, प्लस में Z E के बराबर, Z परमाणु क्रमांक है, Z का मान जैसे सोडियम के लिए निकालना हो तो नाभिक में कितना आवेश हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो जाएगा। एक और चलता हूं मैं, नाभिक पर लगभग द्रव्यमान, अभी लगभग क्यों बता रहा हूं मैं समझ में आ जाएगा। m बराबर, देखो मान लो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, हालांकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। अपन इसी पार्ट में, अगले पार्ट में, नाभिक वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से भारी होता है, परंतु नाभिक वाले पार्ट के अलावा या जब नाभिक का अध्ययन करते हैं तब दोनों का द्रव्यमान अलग अलग मानना है, अदरवाइज अपन दोनों का द्रव्यमान लगभग क्या मान सकते हैं, बराबर ही मान सकते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 तो प्रोटॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर मानते हो तो इसके नाभिक में कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 4 प्रोटॉन के बराबर। कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 4 प्रोटॉन के बराबर। क्यों, 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर मान रहे हैं अपन, प्रोटॉन के बराबर, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इसके नाभिक में कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अब एक बार 4 क्या है ये देखो, एक बार द्रव्यमान है संख्या, तो अपन ये लिख सकते हैं a मास ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी नाभिक में लगभग द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा, a मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। जैसे सोडियम में कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 23 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। कितना हो जाएगा, लगभग है 23 मास ऑफ प्रोटॉन के, लगभग बता रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, नहीं तो कोई सोचे कि ये गलत जगह कॉपी में कहां से लिखा हुआ है। तो 2 चीजें हो गई, किसी भी नाभिक पर कितना आवेश हो गया, प्लस में Z E के बराबर, किसी भी नाभिक पर लगभग द्रव्यमान A मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया। अब अल्फा कण पर आते हैं, अल्फा कण किसका नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक है तो आवेश तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश हो गया, आवेश कितना हो गया उस पर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। द्रव्यमान की अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं, केवल अपने को इसमें ज्यादा जरूरत जो पड़ेगी वो आवेश की ही जरूरत पड़ती है। तो इसमें आवेश जो हो गया प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो गया। ये तो बात हो गई अल्फा कण की। ये अल्फा कण का स्रोत है भाई, जैसे यूरेनियम और रेडियम वगैरह होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता रहता है, तो ये अल्फा कण का स्रोत हो गया। इस अल्फा कण के स्रोत से अल्फा कण निकलकर किस पर गिराए जाते हैं, पतली स्वर्ण पन्नी पर। स्वर्ण पन्नी मतलब गोल्ड की फॉइल होती है, तो सोने की पतली पन्नी बनाई जाती है और मोटाई बहुत ही कम रखी जाती है भाई। मोटाई कितनी कम रखी जाती है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। सोने की ही पन्नी क्यों काम में लेते हैं, पहले तो ये बता देता हूं मैं, ठीक है ना। सोना ही एक ऐसी धातु है जिसकी इतनी पतली पन्नी बनाई जा सकती है। अन्य धातुओं में क्या होता है, जैसे ही पतली पन्नी बनाओगे वो पन्नी जो है ना बिखर जाती है या टुकड़े हो जाएंगे। गोल्ड में ये सब हो सकता है, गोल्ड की इतनी पतली पन्नी बनाई जा सकती है। इसीलिए 11th में अगर ध्यान हो तो प्रत्यास्थता वाले पार्ट में आता है 1 ग्राम सोने से 2.5 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है अपने पास। 1 ग्राम सोने से 2.5 किलोमीटर लंबा तार आसानी से बनाया जा सकता है। तो सोने में ये तार खींचने का गुण पाया जाता है या पतला होने का गुण पाया जाता है। तो पतली स्वर्ण पन्नी ली जाती है जिसकी मोटाई 10⁻⁻7 सेंटीमीटर काम में ली गई है। तो सोने की क्यों काम में ली, क्योंकि सोने की इतनी पतली पन्नी आसानी से बनाई जा सकती है। एक कारण तो ये है, एक कारण और है, सोने का प्रतीक आप जानते हो AU होता है, ओरम होता है।
परमाणु क्रमांक होता है 79, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा बताओ? 79 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। कितना आवेश हो जाएगा? 79 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अल्फा कण पर कितना आवेश है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। गोल्ड के नाभिक पर 79, तो गोल्ड का नाभिक अल्फा कण को आसानी से प्रतिकर्षित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि इस पर आवेश का मान काफी अधिक है। इसीलिए दो ही कारणों से, एक तो नाभिक काफी भारी है, दूसरा पतली पन्नी आसानी से बनाई जा सकती है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी पतली पन्नी बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? मोटी पन्नी क्यों नहीं काम में ले लेते हैं मान लो अपने पास? उसका कारण ये बताता हूं। अल्फा कण बहुत ही कमजोर कण होते हैं भाई, इनकी ऊर्जा बहुत ही कम होती है। ये अपन नाभिक वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इनकी ऊर्जा इतनी कम होती है कि अखबार के कागज को भी पार नहीं कर पाएंगे ये। मतलब तुम्हारी रफ कॉपी जो है ना, अगर उस पर अल्फा कण की बौछार की जाए तो वो अल्फा कण उसको भी पार नहीं कर पाएंगे और उसमें अवशोषित भी हो जाएंगे। तो इतनी पतली पन्नी इसीलिए काम में ली जाती है। अगर मोटी पन्नी काम में ली जाएगी तो सारे अल्फा कण अवशोषित हो जाएंगे, तो फिर परिणाम ही गलत आ जाएगा। क्या परिणाम प्राप्त होगा? सभी अल्फा कण अवशोषित हो गए, इसका मतलब है परमाणु ठोस होना चाहिए, जबकि परमाणु वास्तव में कैसा पड़ा हुआ है? खोखला पड़ा हुआ है। इसीलिए पतली पन्नी का उपयोग किया जाता है। और ये पन्नी कितनी पतली होती है इसका एक अनुमान बता देता हूं। ये मेरा हाथ है ना, ठीक है ना, तो वो इतनी पतली होती है कि सिंगल परमाणुओं की सीट मानी जा सकती है। कैसे? एक परमाणु यहाँ पर है तो इसके पीछे कोई परमाणु नहीं है, इतना पतला है बस मामला ये। इसके यहाँ परमाणु है तो यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आसपास में सब हो सकते हैं, पर इसके पीछे कोई परमाणु नहीं होगा। इसका मतलब जब एक अल्फा कण यूं आया तो उसके टकराने की संभावना एक परमाणु से होगी या एक से ज्यादा से भी टकरा सकता है? सिर्फ एक परमाणु से टकराएगा, क्योंकि वो अगर यहाँ टकराएगा तो इससे टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो इससे टकराएगा, और इसके पीछे कोई परमाणु नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्वर्ण पन्ने की मोटाई काफी कम इसलिए ली जाती है ताकि एक अल्फा कण की टक्कर केवल एक ही परमाणु से हो सके। अब तुम बोलोगे ज्यादा परमाणु से हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अवशोषित हो जाएगा ना, क्योंकि एक परमाणु से टकराएगा ऊर्जा में कमी आ जाएगी। अब 2-3 से टकराएगा ऊर्जा में बहुत ज्यादा कमी आएगी, तो वो अवशोषित हो जाएगा, तो परिणाम गलत प्राप्त हो जाएंगे। सिंगल परमाणु से टकराएंगे तो जहां से खाली भाग है वहां से बाहर निकल जाएगा, जहां खाली भाग नहीं है वहां से वापस आ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा कण पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि एक अल्फा कण की टक्कर सिर्फ एक ही परमाणु से हो सके, मतलब एकल प्रकीर्णन हो सके, बहु प्रकीर्णन नहीं होना चाहिए। ये बात हो गई इसकी। आगे अपन चलते हैं। अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से निकलेंगे तो अब आंख से तो दिखते नहीं है, तो कैसे अपन ट्रेस करेंगे, पकड़ेंगे कैसे? तो यहाँ पर एक स्क्रीन होती है भाई, पर्दा होता है, उस पर जिंक सल्फाइड ZnS का लेपन कर दिया जाता है भाई। जिंक सल्फाइड पुता हुआ पर्दा होता है, तो ZnS पुता हुआ पर्दा होता है, ठीक है। अब जैसे ही अल्फा कण इस पर्दे पर आकर टकराएगा, वो स्ट्राइक करते ही प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। प्रतिदीप्ति का मतलब चमक उत्पन्न हो जाती है। तो अल्फा कणों को कहां पर टकराया उनकी गणना करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है वो प्रस्फुर गणित्र या साइंटिलेशन काउंटर कहलाता है। जितने अल्फा कण प्रति सेकंड टकराएंगे, ये सूक्ष्मदर्शी जैसा ही है, जिसमें अल्फा कण टकराते हुआ उजाला भी दिख जाएगा और कितने अल्फा कण प्रति सेकंड है उसकी काउंटिंग भी कर ली जाती है। तो प्रस्फुर गणित्र का उपयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, बाकी तो बहुत टाइम लगता है। तो कल जो है ये परमाणु मॉडल वगैरह कल एक्सप्लेन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।